नमस्कार, मैं हर्ष चंद्रायन स्वागत करता हूं आप सभी का एनबीटीवी के खास शो निष्पक्ष बात विधायक पद के दावेदारों के साथ कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं हम पिछले कुछ वक्त से लगातार विधायक पद के दावेदार नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर उनका सोचना क्या है। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता डॉक्टर विशाल बघेल जी। विशाल बघेल जी की अगर हम बात करें तो फिलहाल विशाल बघेल जी भाजपा जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। तो चलिए अब हम इनसे कुछ खास बातचीत शुरू करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनका नजरिया विधानसभा चुनाव को लेकर कैसा है। स्वागत है सर आपका। नमस्ते। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस बार के विधानसभा में एक बात तो स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और जो गलती जनता ने 2018 में की थी, कुछ सीटों से हम पीछे रह गए थे, परंतु हमारा वोट परसेंटेज ज्यादा था। इस बार हमारा वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा रहेगा और हम 150 प्लस सीटें इस बार लाएंगे। आप एक युवा नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं और इस चुनाव में दावेदारी भी करने वाले हैं। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो जो विकास का रथ हमारे पार्टी ने इतने दिनों से चला है उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मुख्यतः आप युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं में मेरे जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे कांग्रेस कहती है बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, मैं बेरोजगारी यह मुद्दा नहीं मानता। मैं यह मानता हूं कि विकास ये सतत प्रक्रिया है। हाँ, रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। इसमें हम सिवनी मालवा क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम ये जो चीजें है यह सिवनी मालवा क्षेत्र में लाके आईटी सेक्टर में और रोजगार हम बढ़ा सकते हैं। साथ में ही जो रिसेंट में आप देख रहे हैं जो डेवलपमेंट हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, ऐसे क्षेत्र में अपने युवाओं को टेक्निकल चीजों पे ट्रेनिंग देके उस क्षेत्र में भी हम रोजगार दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि बीए के बाद एमए होता है, ये डिग्री हो गई, परंतु अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कर रहा है 8 साल से 10 साल से, तो उस क्षेत्र का बीए एमए मास्टर तो हो गया और बीए एमए से ज्यादा मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर सकता है। अनुभव मैटर्स। तो भारतीय जनता पार्टी स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है, उसी क्षेत्र में मैं काम करना चाहूंगा। अब आप मुख्य रूप से हरदा के स्थायी निवासी हैं। आप कुछ समय पहले सिवनी मालवा आए, यहाँ पर आपने अपना एक निजी अस्पताल भी खोला है, तो क्या इसको भी हम रोजगार से जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र जो रहता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में मैंने यहाँ पे आकर रोजगार की जो संभावना थी वो तो मैंने बढ़ाई और पूरी भी की है। आज हमारे अस्पताल में 25 से 30 लोगों को रोजगार मिल रहा है। परंतु अब जैसा आपने कहा कि आप हरदा से सिवनी मालवा में, अब आप भी जानते हैं कि मेरे यहाँ पर निजी चिकित्सालय शुरू होने से पहले लोगों को कितनी तकलीफ जाती थी। ये आप इसको व्यवसाय की तरह से ना देखते हुए एक सेवा की तरफ से देखिए। इस अस्पताल ने, बीएचआरसी पॉलीक्लिनिक ने, मेरी संस्था ने कई युवाओं की जान बचाई है, कई बुजुर्गों की जान बचाई है, कई एक्सीडेंटल केसेस को सही सलामत ठीक करके घर भेजा है। अब आपका यहाँ पर एक निजी अस्पताल है, अगर जनता आपको मौका देती है तो फिर शासकीय अस्पताल में सुविधा बढ़ाने के लिए आप किस तरह प्रयास करेंगे? आपका कहना बिल्कुल सही है कि निजी मेरा अस्पताल है और शासकीय अस्पताल में सुविधा बढ़ाने के लिए आप कैसे प्रयास करेंगे। देखो, शासकीय अस्पताल और शासकीय यंत्रणा की एक मर्यादा होती है, ठीक है। शासकीय अस्पताल में डॉक्टर जो रहते हैं वह ज्वाइन करना नहीं चाहते, वो उनके व्यक्तिगत कारण होते, बहुत सी चीजें रहती है। उस सिस्टम को सुधारने में अभी टाइम लगेगा और शासन उस सिस्टम को सुधारने में लगी है। परंतु मैं जो सुविधा यहाँ पर देने का आगे मेरा प्लान है, इस अस्पताल को मैं 50 बेड का करूंगा और उसमें आयुष्मान भारत योजना लाऊंगा। तो जो सुविधा व्यक्ति को शासकीय अस्पताल में मिलनी चाहिए, निःशुल्क सुविधा, वो आयुष्मान कार्ड धारी को मैं अपने अस्पताल में करूंगा। और साथ में ही शासकीय अस्पताल में भविष्य में हम प्रयत्नशील रहेंगे कि यहाँ पर निरंतर डॉक्टर की उपलब्धता हो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हो, और जो भविष्य में जिन चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए नर्मदापुरम या हरदा जाना पड़ता था, ऐसी चीजों के लिए शासकीय अस्पताल से ना जाना पड़े। आपको लगभग कितना समय हो गया है सिवनी मालवा विधानसभा में राजनीति करते हुए? देखिए,
अगर आप सिवनी मालवा विधानसभा में राजनीति करते हुए समय पूछोगे तो मुझे लगभग 2.5 साल हो गए हैं, परंतु भाजपा की राजनीति करते हुए मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं। और जितनी सक्रिय राजनीति मैंने सिवनी मालवा में की है, उतनी सक्रिय राजनीति मैंने ना हरदा में की थी, ना दिल्ली में की थी, ना पहले महाराष्ट्र में की थी। अब आपको 2.5 साल सिवनी मालवा में हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप क्षेत्र से अच्छे खासे आप समझ भी चुके होंगे कैसा क्षेत्र है। तो जनता कैसा नेता चाहती है? देखिए, यहाँ की जनता तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का विधायक चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी ही जनता के सभी मुद्दों पे खरी उतरती है। मैं उदाहरण तौर पे दूं तो स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए, शिक्षा क्षेत्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, इसका एक जो माइक्रो एग्जाम्पल है वो है लाडली बहना योजना। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे अनेक क्षेत्र है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पसंद करती है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है वो कमल का फूल है। आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। मानते हैं अस्पताल बहुत अच्छा बना है, बिल्डिंग काफी अच्छी है, लेकिन आप भी ये बात जानते हैं कि कहीं ना कहीं सुविधाओं की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। आज भी यहाँ से मरीज को सीधा होशंगाबाद रेफर कर दिया जाता है, जहां वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में मृत्यु हो जाती है कई बार। तो अगर ऐसा क्या कारण है? जैसे शिक्षा की बात करें हम, तो शिक्षा में सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते। अभी आपकी वो जो सीएम राइज स्कूल की योजना आ रही है, तो हम कितना माने, कितना सफल होगा कि या फिर सिर्फ एक बिल्डिंग अच्छी बन के रह जाएगी? देखिए, इस पे तो मैं एक सीधा बात आपसे कहना चाहता हूँ कि विकास यह निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, विकास के साथ में समाज का विकास होना भी बहुत आवश्यक है। आपका यह मुद्दा बहुत जायज है कि सरकारी अस्पताल में अभी भी मूलभूत आवश्यकता जो होनी चाहिए वो नहीं, परंतु यह सुविधा सिर्फ सिवनी मालवा में नहीं है, ऐसा नहीं है। छोटे ग्रामीण क्षेत्र में, छोटे शहरों में डॉक्टर नहीं होना यह पूरे देश की समस्या है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो छोटी जगह जाना नहीं चाहते। इसकी बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतें हैं। छोटी जगह जाने से डॉक्टर्स को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम लगता है, या कोई फाइनेंशियल दृष्टि से नहीं जाना चाहते, या कोई पढ़ाई के दृष्टिकोण से नहीं जाना चाहते। परंतु भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान रूरल पोस्टिंग कंपलसरी की, शायद आपको पता होगा। एमबीबीएस के बाद में 3 साल पीजी का कोर्स होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने रूरल पोस्टिंग मतलब आपको ग्रामीण क्षेत्र में जाके सेवा देनी है, ये कंपलसरी किया। अब आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। आप पहले का समय उठा के देखिए, पहले मुश्किल से 1 डॉक्टर हुआ करते थे, आज संख्या 3 से 4 पे पहुंची है। मुझे विश्वास है आने वाले 1, 2, 3 साल में यह संख्या 7, 8 पे पहुंचेगी। जब मैन पावर, डॉक्टर की संख्या बढ़ेगी, जो आपकी जो समस्या है वो अपने आप हल हो जाएंगी। आप ये तो मानोगे कि आईसीयू यहाँ का बहुत बढ़िया है, सिवनी मालवा के सरकारी हॉस्पिटल का आईसीयू बहुत बढ़िया है, वहां पर कमी किस बात की? कमी अच्छे डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की है, वह भी आने वाले समय में कमी पूरी हो जाएगी। और आज ऐसा नहीं कि इस अस्पताल में कुछ भी नहीं होता, आज भी बहुत सारे जिंदगियां सिवनी मालवा के सरकारी अस्पताल ने बचाए हैं, और वहां के डॉक्टर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र की भी आप बोल रहे हो कि काफी काम किए हैं, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने से बचते नजर आते हैं? देखिए, सरकारी स्कूलों में लोग भेजने से बचते हैं, यह बात को मैं मानता हूं, लेकिन यह मैंने वही कहा कि विकास, आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास होना भी आवश्यक है। समाज में यह ट्रेंड हुआ है कि हमारे बच्चों को हम प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजेंगे, वहां अच्छी शिक्षा मिलेगी, एक मानसिकता बनी है, और ये मानसिकता धीरे धीरे ही जाएगी। अब आप मुझे एक बताइए, केंद्रीय विद्यालय एक कंसेप्ट जब आया था, वो कंसेप्ट कितना अच्छा रहा, और केंद्रीय विद्यालय में कितने अच्छे बच्चे पढ़ के अच्छे अच्छे लीडर्स बने, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छे अच्छे इंजीनियर बने। फिर बात करता हूँ नवोदय का, नवोदय में भी देखिए आप कितने अच्छे अच्छे बच्चे इतनी ऊंचाइयों पे गए। वैसे ही सीएम राय स्कूल यह कंसेप्ट आया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीएम राय स्कूल का कंसेप्ट सक्सेसफुल होने के बाद में हमारे जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, सीएम राय स्कूल जैसे में स्कूल में भेजेंगे, और बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। अभी आपने बताया कि लाडली बहना योजना बहुत अच्छी लागू की गई है, आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देना इसका हल है?
महिलाओं को अगर स्वरोजगार दिया जाए, खुद के पैरों पे खड़ा किया जाए, तो उनको पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा समूह कौन सी सरकार ने शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। इस विधानसभा का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है केसला ब्लॉक। 12,800 महिलाएं समूह में हैं। 12,800 महिलाएं समूह द्वारा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। कोई कोई महिला ऐसे है कि साल का 4-4, 5-5 लाख रुपए कमाती है। मैं वास्तविकता बता रहा हूं, ठीक है। तो समूह द्वारा रोजगार प्राप्त करने की जो भूमिका जो बनाई है, यही भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाई। परंतु उसके साथ ही अगर महिला सशक्तिकरण के लिए हम किसी गृहिणी महिला को 1,000 देते हैं, वो महिला जो मातृशक्ति होती है, घर का बेस होती है, वो सही जरूरतें पूरी करती है, तो उसमें गलत क्या है? पैसा तो समाज के कमजोर वर्ग के पास ही जा रहा है। वो माता वो पैसा अपने बेटे के लिए खर्च करेगी, अपने बच्ची के लिए खर्च करेगी, अपने व्यक्तिगत जरूरत काम के लिए खर्च करेगी। यह तो कुछ ना कुछ समाज में परिवर्तन आएगा। और जब वो 1,000 रुपए हमारी बहन को मिलता है, तो सास का उसके प्रति देखने का नजरिया बदल जाता है, पति का उसके प्रति देखने का नजरिया बदल जाता है। वो सम्मान पूर्वक जीती है, एक आत्मविश्वास में शुरू होता है। माना कि रोजगार देना भी एक सोल्यूशन होता है, पर रोजगार भी भारतीय जनता पार्टी दे ही रही है। लाडली बहना योजना की अगर हम बात करें तो इसमें तमाम प्रकार की शर्तें हैं, जिसके कारण हर महिला को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और कमलनाथ बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिना किसी शर्त के हर महिला को 1,500 रुपए महीना दिया जाएगा। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ठीक है। मात्र 1% वोट परसेंटेज कांग्रेस का कम था, परंतु हमारी सीटें उनसे कुछ कम आ गई थी, ठीक है। किस बेसिस पे उन्होंने सरकार बनाई थी? कि हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ सभी किसानों का करेंगे। कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर। कर पाए क्या? नहीं कर पाए। उसी मुद्दे के लेके माननीय हमारे सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके उस सरकार को गिराया था। तो जो ऐसी सरकार वादा करके अपने वादे से मुकर जाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने वादे पे पूरी ठाम रहती है और अपने वादे पूरे करती है, तो जनता जानती है, जनता इस बार कमलनाथ को फिर मौका नहीं देने वाली। जनता को मालूम है कि सिर्फ वादे करते, पूरे नहीं करते। 2 लाख वाला वादा मध्य प्रदेश की जनता भूली बिल्कुल नहीं है। चलिए, अब 2 लाख की बात हो रही है तो किसानों की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र का किसान परेशान है। बिल्कुल। किसानों की तमाम प्रकार की समस्याएं, चाहे नहर में पानी की समस्या हो, खाद की समस्या हो, समय से पैसा नहीं आता बेची गई फसल का, जिसके कारण कर्ज भी बढ़ रहा है किसानों के ऊपर। तो किसानों की समस्या को आप कैसे देखते हैं? अभी वर्तमान में पानी कम गिर रहा है, बारिश नहीं हुई, ठीक है, बहुत बेसिक समस्या है। इसमें तो किसी पार्टी का, किसी पक्ष का कोई दोष नहीं है, किसी सरकार का दोष नहीं है। हो सकता है 1 से 2 दिन में बारिश आने की संभावना है, परंतु ऐसी स्थिति में भी हमारे नहर के गेट खोले जा रहे हैं ताकि किसानों की फसल बचाई जाए। यह कौन सी सरकार कर रही है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। समर्थन मूल्य पे खरीदी किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की। किसान सम्मान निधि किसने लाई? भारतीय जनता पार्टी ने लाया। और साथ में ही मैं आपको बता दूं, लाडली बहना योजना का सबसे ज्यादा जो फायदा मिल रहा है किसान परिवार में ही मिल रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना का जो फायदा मिल रहा है किसान परिवार में ही मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिल रहा है किसान परिवार में ही मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों का ध्यान नहीं रखती। फिर मैं कह रहा हूँ, विकास यह निरंतर प्रक्रिया है। कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हम इसको पूरा करेंगे और आने वाले समय में निरंतर विकास चलता रहेगा। आपने अभी बोला कि नहरों में पानी अभी दे रहे हैं, अच्छी बात है, चुनावी वर्ष है, एक वो मान सकते हैं अपन। लेकिन नहर में पानी हर बार किसानों को यहाँ पर पर्याप्त नहीं मिलता है, लेकिन जो टेल क्षेत्र के किसान हैं उन तक नहीं पहुंच पाता है। ये आरोप लगाए जाते हैं किसानों के द्वारा कि हमारे हिस्से का जो पानी है वो हरदा क्षेत्र को दिया जाता है। यह आरोप सरासर निराधार है। जैसे कि आप जानते हो, मैं हरदा क्षेत्र से आता हूँ, मेरा गांव भी टेल क्षेत्र में आता है। वहां के किसान भी यही आरोप लगाते हैं, हरदा के किसान भी यही आरोप लगाते हैं कि हमारे हिस्से का पानी सुनी मालवा को दिया जाता है, और सुनी मालवा के क्षेत्र के लोग आरोप लगाते हैं हमारे हिस्से का पानी हरदा को दिया जाता है। यह बिल्कुल गलत बात है। बात संसाधन की है भाई, जितना पानी उपलब्ध है और जितने लोगों को हम उपलब्ध करा सकते हैं टेक्निकली, उतने लोगों को हम उपलब्ध कराते हैं। अब आप भी समझते हो,
जो ऊपर किसान रहते हैं वो नहर फोड़ देते हैं, वो नहर रोक देते हैं, वो ज्यादा पानी यूज करते हैं। कहीं ना कहीं मैंने कहा था विकास के साथ में सामाजिक विकास भी होना आवश्यक है, लोगों में भी न्याय की भावना आने की आवश्यक है, लोगों में भी समरसता की भावना आने की आवश्यक है, तभी सबका विकास होगा। सरकार किसी के साथ पक्षपात नहीं करती और मैं इस बात को सरासर खारिज करता हूं कि सिवनी मालवा के हिस्से का पानी हर जाता है, कभी नहीं जाता। अब आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं और युवा भी हैं, तो अगर आपको मौका मिलता है तो सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आप ऐसा कौन सा अलग से कोई विकास कार्य करेंगे जिसके कारण जनता आप पर विश्वास करे? देखिए, जैसे आपने बोला पढ़ा लिखा, युवा, डॉक्टर, तीनों मुद्दों पे ही मैं काम करूंगा। पढ़ाई पे, जैसे मैंने माइक्रो सेक्टर में बोला है, माइक्रो सेक्टर में जो रोजगार है वो कैसे प्राप्त हम अपने युवा को कर सकते हैं। अभी इस क्षेत्र में लोगों का काम ही नहीं हुआ, ठीक है। आईटी सेक्टर में हम बात क्या करते हैं कि आईटी इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, बट इस क्षेत्र में भी बीसीए, बीए ऐसे ग्रेजुएशन करके भी लड़के लोग, लड़कियां, अपने बहन भाई लोग 6 से 7 लाख पर साल पर ईयर का पैकेज अनुभव होने का प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें इस बात का पता नहीं है। हमें स्किल इंडिया पे हमने बहुत काम नहीं किया है, अलग अलग स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, इस पे बहुत सारा काम होना बाकी है। इसके साथ में स्वास्थ्य क्षेत्र में मैंने आपको कहा मैं यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना के साथ में इस यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा और साथ में ही युवा होने के कारण थकने वाला तो हूं नहीं, निरंतर सुबह से लेकर शाम तक जनता के लिए उपलब्ध रहूंगा। जो उसकी समस्याओं का निराकरण मैं कर सकता हूँ मैं निरंतर निराकरण करते रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मैं एक सरकारी ऑफिसर भी रह चुका हूँ, अधिकारियों को अधिकारी की लैंग्वेज में जवाब कैसे दिया जाता है, अधिकारियों की समस्या को सॉल्व कैसे किया जाता है, जनता की समस्या अधिकारियों से कैसे सॉल्व करवाई जा सकती है, इन सब चीजों का मुझे अनुभव है। देखिए, आपसे मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि सिवनी मालवा में जो सबसे बड़ी समस्या भी है बेरोजगारी है। रोजगार के यहाँ पे कोई भी ऐसे क्षेत्र नहीं है, ना कोई ऐसे उद्योग है। यहाँ के युवाओं को रात दिन पलायन करके बाहर जाना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है, क्योंकि सिवनी मालवा में कोई रोजगार के अवसर है ही नहीं। तो रोजगार में अगर हम देखे जाए तो कृषि से जुड़े क्षेत्र में आप क्या करेंगे, क्योंकि किसानी का क्षेत्र है सिवनी मालवा। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैंने माइक्रो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात की। मैं ये आपको जो इसका वादा नहीं कर सकता कि मैं 100 करोड़ 200 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाके बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल के शुरू करूंगा। माइक्रो इन्वेस्टमेंट की बात होती है, जैसे कि अभी हमारा क्षेत्र जैसे चेंज हो रहा है, जैसे हम किराना शॉप की बात करें, किराना शॉप रिटेल मार्केट से चेंज होके कहाँ जा रहे हैं आप देख रहे हो, जैसे मार्ट्स खुल रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि एक छोटी किराना तो चालू है, मोहल्ले में खुले, लेकिन मेन मार्केट में 4-5 युवा इकट्ठे आके ऐसे मार्ट जैसे स्टार्टअप शुरू करें। आपने सुना होगा MBA चाय वाला तो फेल हो गया, लेकिन चाय सुट्टा बार सुना होगा, ठीक है, एक वाचाले चाय सुना होगा, जंबो किंग, बर्गर किंग सुना होगा। ये सब स्टार्टअप्स है और ये स्टार्टअप ये नहीं कि कोई बहुत प्रचंड बड़े परिवार के लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं, ये छोटे परिवार के लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ के सिवनी मालवा के युवा लोगों को जो रोजगार के लिए इधर पलायन कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में उनको मार्गदर्शन देने की और ऐसे रोजगार उपलब्ध कराने की पूरी मेहनत करूंगा। सिवनी मालवा विधानसभा को कांग्रेस की पारंपरिक सीट माना जाता था, लेकिन पिछले 3 बार से लगातार भाजपा जीतते आ रही है। तो क्या इस बार भी भाजपा जीतेगी या जनता इस बार किसी अन्य संगठन को मौका देगी? 100% भाजपा की सीट आने वाली है और हमारा प्रत्याशी तय है कमल का फूल। कोई भी प्रत्याशी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी प्रत्याशी है, भाजपा का जीतना तय है और इस बार हम 35 से 40 हजार वोटों से जीतने वाले। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस का चाल चरित्र जनता के सामने आ गया है, कांग्रेस के झूठे वादे जनता के सामने आ गए हैं, कांग्रेस जो समाज में द्वेष फैलाती है, दुर्भावना फैलाती है, वो जनता के सामने आ गई है। अगर शिवराज सरकार से हटके बात की जाए, शिवराज सरकार प्रदेश स्तर से अपना कोई वचन पत्र चुनाव तक जरूर लागू करेगी, तो उससे हटके सिवनी मालवा विधानसभा की जनता को देखते हुए यहाँ का कोई स्थायी वचन पत्र जारी किया जाएगा आप लोगों के द्वारा? देखिए, ये तो हमारे पार्टी लेवल की बात है और हमारे पार्टी में गाइडलाइन आती है। अगर ऐसी कोई गाइडलाइन आएगी कि हमें लोकल स्तर पे भी कोई चुनाव पत्र जाहिर करना है, तो हम जरूर जाहिर करेंगे, पर पार्टी गाइडलाइन के हटके हम कोई भी काम करने वाले हैं। कांग्रेस ने तमाम प्रकार की योजनाओं का वादा कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना हम लागू करेंगे, कर्मचारी वर्ग नाराज है भाजपा से,
इसके अलावा अगर बात की जाए तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं महंगाई को कम करने के लिए। तो इन सब योजनाओं को आप कैसे देखते हैं? मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस कोई आकलन करके योजना बनाती है क्या? उसका उदाहरण तो हमारे पिछले सरकार में दिख गया है। कांग्रेस चाहती है कि किसी भी तरह के हम लोगों को प्रलोभन दे और सरकार और सत्ता में आए, ये संभव नहीं है। कांग्रेस पूरी इम्प्रैक्टिकल बात करती है। और आप जितने सवाल आपने हमसे किए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनसे किए, उस लेवल के सवाल आप कांग्रेस के प्रत्याशी से करिए, उनके जवाब देखिए कैसे आते हैं। उनका ना अध्ययन रहता है, ना जनता के बीच में वो जाते हैं, ना उनको अपने पार्टी की कुछ समझ है। ठीक है, वो गौ माता चिल्ला रहे हैं। ठीक है, हम उदाहरण देते हैं इस पार्टी का चाल चलन कैसा है। यूथ कांग्रेस इनकी केरला में गौ मास की पार्टी देती है। ठीक है, मैंने कहा कि समाज के विकास के साथ में समाज का विकास होना भी आवश्यक है। जो कांग्रेस यहाँ पर गौ माता कर रही है, उनकी यूथ कांग्रेस वहां पर गौ माता का मास की पार्टी दे रही है। इनके क्या चाल चलन, क्या लक्षण है? अभी कुछ दिन पहले माननीय इनके सो कॉल्ड राहुल गांधी जी का वीडियो आया। ये कुछ मटन या चिकन बना रहे थे लालू जी के साथ। सावन महीने में ये ऐसे वीडियो जाहिर होते हैं। हम सनातनी लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, ऐसी इनकी हरकत रहती है। इनको कौन सी, और सिवनी मालवा तो सनातनों का गढ़ है, वो तो गलती। अच्छा, ये कितने वोट से जीतते थे? कांग्रेस कितने वोट से जीते थे? 2-4-5 हजार से। और कई बार पता चला कि इन्होंने फर्जी वोट कितने डालते थे 2003 से। तो ये तो कभी इनका कांग्रेस का गढ़ रहा ही नहीं, तो गलती से जीतते थे। अब पिछले चुनाव में अगर हम देखें तो भाजपा का जीत का अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं रहा है। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस कम से जीतती थी, तो पिछले चुनाव में भाजपा भी लगभग कम से जीती है, 10,000 के अंदर से जीती। नहीं, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 12,000 से जीती थी। और उसमें भी हमारा थोड़ा मिसमैनेजमेंट यह रहा कि केसला क्षेत्र में हमारी जो योजनाएं हैं वो वहां पर आखिरी पंक्ति के लोगों तक नहीं पहुंचाई गई। मतलब हमारी बातें, भारतीय जनता पार्टी की बातें केसला ब्लॉक में ठीक से नहीं गई, तो केसला ब्लॉक से हमें वोट परसेंटेज कम आया। अब 8,000 जीते, आप खुद देख लीजिएगा। वो 8,000 का जो गड्ढा हमें केसला ब्लॉक में मिला, हम इस बार केसला ब्लॉक में 10,000 से जीत रहे हैं। पिछले बार 8,000 से हारे थे हम केसला, इस बार 10,000 जीत रहे हैं। तो 8,000 प्लस 18,000, 30,000 की जीत तो आज ही हमारी तेवर मेहनत करके 35-40,000 से जीतने वाले हैं। अब आपने अभी कांग्रेस पर गौ सेवा को लेकर तमाम प्रकार के आरोप लगा दिए। कितने सही है कितने गलत है ये हम नहीं बोल सकते, ये तो आप जानते हैं, जनता जानती है, जो भी है। लेकिन सिवनी मालवा में विधायक आपके, नगर पालिका आपकी, सांसद आपके, उसके बाद भी यहाँ पर गायों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, गाय सड़क पर बैठी रहती हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है। तो गायों की समस्या को क्यों नहीं दूर कर रही है भाजपा? बिल्कुल प्रयासरत। अभी परसों ही नगर पालिका के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई, गायों को एक जगह ले जाने का प्रयास किया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, विकास के साथ समाज का विकास होना आवश्यक। उन लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि जो अपने घर की गौ माता को रास्ते पे छोड़ते, वो ऐसा ना करे। और आने वाले समय में इस समस्या का भी निराकरण भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। आने वाले भारतीय जनता पार्टी के आप चुनावी वादों में देखना, हम गौशाला के ऊपर जरूर कोई बड़ा निर्णय करेंगे। महंगाई की समस्या को कैसे देखते? महंगाई की समस्या यह क्या सिर्फ सिवनी मालवा में, यह ऑल ओवर वर्ल्ड है। पूरे विश्व में महंगाई की समस्या है। फिर आप महंगाई की समस्या देते हो तो पर कैपिटा इनकम की बात कर लो। फिर आप महंगाई की समस्या की बात करते हो तो आज भारत हमारा विश्व में कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था, इसकी भी बात कर लो। फिर आप महंगाई की समस्या करते हो तो आप ये भी बात करो कि एक व्यक्ति पहले कितना कमाता था, अभी कितना कमा रहा है। इन सब की भी बात होनी चाहिए। महंगाई है, महंगाई निरंतर हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सतत प्रयासों से पर कैपिटा इनकम, जो हर व्यक्ति जो औसतन कमाता है, वो कमाई भी बढ़ते जा रही है। नशा एक बड़ी समस्या। सिवनी मालवा क्षेत्र में गांव-गांव में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। तो अगर आपको मौका मिलता है तो नशा, अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नशे के ऊपर मेरे द्वारा एक फिल्म भी निकाली गई, रिलायबल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा। हर गांव में उसमें जाके हमने प्रचलित की। नशे के ऊपर हमने जागरूकता फैलाई है। नशे के ऊपर हमारे शासन ने सख्त कानून लाए हैं, परंतु समाज को जागरूक होकर नशे की जो गलत धारणा है, नशे का जो जहर है, नशे का जो राक्षस है, समाज से दूर फेंकना पड़ेगा। और मैं सबसे आह्वान करता हूं, सिवनी मालवा क्षेत्र के व्यक्ति को, अगर आपके क्षेत्र में कहीं पर भी अवैध शराब जा रही है, आप 181 पे शिकायत करें,
121 में शिकायत नहीं होती तो आप जन सुनवाई में शिकायत करें या मुझे शिकायत दें, मैं उस पर कठोर कार्रवाई का वादा करता हूँ। जब आपका मानना है कि सिवनी मालवा में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है, प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है, फिर ऐसा क्या कारण है कि 230 विधानसभाओं में बाहर से विधायकों को भेजा जा रहा है? अभी आप भी देख सकते हैं, अपने यहाँ भी आए थे। बिल्कुल, देखिए ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि बिहार से विधायक यहाँ पर आए, महाराष्ट्र से विधायक यहाँ पर आए, गुजरात से विधायक यहाँ पर आए। हमारे यहाँ पर भाजपा एक परिवार है, ठीक है, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब यहाँ पर सिवनी मालवा के भी कोई विधायक बन जाएंगे और जब संबंधित क्षेत्र में कभी चुनाव आएंगे तो एक वहां पर जनमानस की भावना क्या है, वहां पर उन विधायकों के प्रति लोगों का क्या कहना है, वहां पर कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, इन सब के फीडबैक लेने के लिए कोई अगर निष्पक्ष व्यक्ति चाहिए तो इसीलिए ऐसे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे विधायक भी बिहार जाएंगे और ये प्रक्रिया अभी नहीं, ये प्रक्रिया सतत चलते आ रही है। हमारे पार्टी का एक प्रयोग है, वो सतत होते आ रहा है। आपने इतनी देर में तमाम कई बार बोला कि भाजपा के लिए आप समर्पित हैं, या जितने नेता हैं सब लोग भाजपा के लिए समर्पित हैं, फिर ऐसा क्या कारण है कि लगातार भाजपा छोड़ने का सिलसिला नेताओं का जारी है? सिवनी मालवा से तो किसी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी नहीं है। अभी टिकट भी पक्की नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश में ऐसा हो रहा है। अगर सिवनी मालवा से कोई व्यक्ति टिकट नहीं मिलने के कारण भाजपा छोड़ता है तो वह व्यक्ति भाजपा का सही कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता। और रही बात आप जिनके नाम ले रहे हो, वो मौका परस्त लोग हैं, जहां दम वहां हम वाले वो लोग हैं, वह जिंदगी में भी कभी किसी चीज के सगे नहीं हो सकते। क्योंकि जिस पार्टी ने हमें बड़ा किया, जिस पार्टी ने हमें विधायक बनाया, जिस पार्टी ने हमें पद दिया, जिस पार्टी ने हमें राजनीति में आगे बढ़ाया, वो पार्टी को छोड़ के जाना ये पार्टी के प्रति गद्दारी है, अपने कार्य के प्रति गद्दारी है, राजनीति के प्रति गद्दारी है, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति गद्दारी है। ये गद्दारी जो करता है वो गद्दारी कहलाता है। आपकी पार्टी के अगर स्थानीय नेताओं की बात की जाए, मैं किसी नेता का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको लेकर एक बाहरी प्रत्याशी के रूप में देखा जाता है आपको, तो ऐसा क्यों? देखो, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश पूरा जंगल हुआ करता था। आप भी बाहरी हो, मैं भी बाहरी हूँ, सभी बाहरी है, ठीक है। यहाँ पर कोई आए भी नहीं, सब हम स्थानांतरित आए हुए लोग हैं। यहाँ के जितने भी प्रत्याशी होंगे सभी बाहरी होंगे। जाट लोग, गुर्जर लोग, राजपूत लोग राजस्थान से आए, ठीक है, लोवंशी लोग अपने उस क्षेत्र से आए, वो भी राजस्थान से आए, ठीक है, यदुवंशी लोग भी राजस्थान से आए, ठीक है, रघुवंशी लोग अयोध्या से आए। तो कहीं ना कहीं लोग आए, ये तो गोंडवाना क्षेत्र हुआ करता, तो हम सब बाहरी है। और बाहरी ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने फिर कहा, मैंने अपने जीवन का सबसे ज्यादा राजनीतिक कार्य और राजनीति समय सिवनी मालवा में दिया है और यहाँ के लोगों में मैं रमगम गया हूँ। कोई मुझे बाहरी नहीं कहता। आप जैसे कुछ मेरे घनिष्ठ मित्र पत्रकार आके वो चिमटा लगा के मुझे चले जाते हैं, मेरी सिवनी मालवा मेरे दिल में बसता है और सिवनी मालवा के लोगों के दिल में मैं बसता हूँ। फिर भी अगर हम बात करें, हम नहीं बोल रहे हैं, जो भी हम सुनते हैं हम वही क्वेश्चन आप लोगों से करते हैं, तो जनता के मन में आप विश्वास कैसे बनाएंगे? क्योंकि अभी आपको 2.5 साल हुए यहाँ राजनीति करते हुए, काफी पुराने नेता हैं जो लंबे समय से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, तो आप अपना विश्वास कैसे बनाएंगे जनता के बीच में और अपने पार्टी के जो अन्य नेता पदाधिकारी उनके? देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे पार्टी में जो प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है, ठीक है। हमारी पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी सोचेंगी कि डॉक्टर विशाल सिंह बघेल को और समय सिवनी मालवा में देना चाहिए तो मैं उस बात को भी मानूंगा, ठीक है। पर 2.5 साल कम होता ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव का प्रत्याशी वहां के परिस्थिति और जीताऊ उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया जाता है। तो वो परिस्थिति में अगर वो क्राइटेरिया में अगर मैं फिट होऊंगा, सबकी सहमति होगी, तो मैं प्रत्याशी बनाया जाऊंगा। और मुझे ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि मुझे बाहरी कोई कहेगा। तमाम जो भी बड़ी पार्टियां होती हैं, एक से अधिक नेता होते हैं, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी की समस्या देखी जाती है। तो चुनाव के वक्त तक आपकी पार्टी की जो गुटबाजी की समस्या है, इसको कैसे खत्म करेंगे? हमारे पार्टी में कहीं गुटबाजी नहीं है। आप अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वहाँ कांग्रेस पार्टी के सारे नेता कभी एक मंच पे आपको नहीं दिखेंगे। आप कोई भी कार्यक्रम उठा के देख लीजिए, कोई कार्यक्रम में आएंगे एक दूसरे से बात करते मुश्किल से देख पाएंगे, इतनी भयंकर गुटबाजी उनमें है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, यहाँ के जितने भी प्रत्याशी, जितने दावेदार है, सब आपको सब एक मंच पे दिखेंगे, सब एक साथ बात करते हुए दिखेंगे।
भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारा एक ही प्रत्याशी है, कमल कपूर, और हम सब उसके कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस को विचारहीन, भ्रष्टाचारी, मौकापरस्त, समाज में फूट डालने वाली पार्टी। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इस चुनाव में तैयारी कर रही है, तो इनको कैसे देखते हैं? देखो, दोनों पार्टियों का भी जनाधार नहीं है, और मैं तो कहता हूं कि राजनीति में भी कंपटीशन, स्पर्धा होनी चाहिए। मैं उन लोगों को भी शुभकामना देता हूं, जमीन पे जाए, जनता के लिए संघर्ष करे, अपना जनाधार बढ़ाए और अच्छी मजबूत विपक्ष पार्टी बन के उभर के आए। हम 50 साल सत्ता में रहेंगे, 50 साल विपक्ष में रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी बोल रही है दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी है, अब की बारी मध्य प्रदेश की है। आम आदमी पार्टी को सिवनी मालवा में 2% वोट भी नहीं मिल सकते, क्योंकि उनका जनाधार अभी नहीं है। और मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो राजनीति में कंपटीशन, स्पर्धा होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को मैं शुभकामना दे रहा हूं कि एक अच्छी उभर के पार्टी आए और विपक्षी अच्छी जो भूमिका है वो निभाए। हम उस चीज के लिए तैयार हैं। सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण कैसे है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जातीय समीकरण पे काम नहीं करती, और मैं डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, युवा हूँ। एक पढ़े लिखे युवा से आप जाति की बात कैसे अपेक्षित करते हैं? मैं तो जाति का समीकरण कुछ मानता नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी यह वो पार्टी है, 2008 में माननीय सरताज सिंह जी हमारे उम्मीदवार थे और बहुमत हमें मिला था, हमारी पार्टी यहाँ जीती थी। उनके जाति के कितने वोट थे यहाँ पर? नहीं थे, फिर भी जीते। तो भारतीय जनता पार्टी में जातीय समीकरण नहीं देखा जाता। जातिगत समीकरण से हटके बात की जाए तो धार्मिक समीकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, जो भारत माता की जय बोलेगा, जो मेरे देश के संविधान को मानेगा, जो मेरे देश को मानेगा, वो किसी भी धर्म का हो, वो हमारा हिंदुस्तानी है, हमारा भारतीय है। और भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म के लोगों को एक्सेप्ट करती है, स्वीकारती है, और विकास या अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का भी करने का पूरा प्रयास करती है। पिछले चुनाव के समय भाजपा ने जो वादे यहाँ की जनता से किए थे, क्या वो वादे पूरे हो पाए? आप बताइए कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ? आप उदाहरण बताइए। क्या आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा, सबसे बड़े ओवरब्रिज, पुल इस विधानसभा में बने, हाई डेंसिटी वाले रोड इस विधानसभा में बने। आप विधानसभा घूमिए, इक्का दुक्का रोड मिलेंगे जो कच्चे हो, बाकी पूरे रोड इस विधानसभा में बने हैं। कई विधायक आ चुके हैं, कई भाजपा के नेता आ चुके हैं, वो बोलते हैं कि इस विधानसभा में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। आप आवली घाट की बात करिए, कितना सुंदर बना है। आप ओवरब्रिज की बात करिए, 2 ओवरब्रिज बन गए। ऐसे तमाम, और अभी आने वाले समय में एक इधर शिवपुर तहसील में भी एक ब्रिज बनने वाला। तो ये सतत कार्य विकास के चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अब आप रोडों की बात कर रहे हैं, रोड कच्चे तो नहीं है, ये बात सही है, लेकिन रोड जो पक्के रोड हैं उनमें गड्ढे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल। आपने कभी इस पे रिसर्च किया? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, यही एक युवा पढ़े लिखे की पहचान होती है। आप अगर नॉर्थ इंडिया में जाते हो तो वहां पे जमीन और अर्थ की कंडीशन अलग है, हमारे यहाँ पर जमीन और अर्थ की कंडीशन अलग है। हमारे यहाँ थोड़ी भी बारिश होने के बाद में, थोड़ी सी भी फिजिकल चेंजेस होने के बाद तुरंत खड्डे हो जाते हैं। यह संभावना हमें उत्तर भारत में नहीं मिलती, यह संभावना हमें दक्षिण भारत में नहीं मिलती। हमारे मध्य प्रदेश की जमीन इस तरह की है, एक बात। दूसरी बात है, इस पर अभी भी रिसर्च चल रहे हैं, और यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। यह जो नेशनल हाईवे बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर है, इनके द्वारा बताई गई कि यहाँ की जमीन की परिस्थिति कुछ और है, लेकिन इस पर भी रिसर्च चल रहा है। ये खड्डे बार बार ना हो, इसके लिए IIT में रिसर्च चल रहा है, और आने वाले समय में हमें ऐसे रोड मिलेंगे कि जो खड्डे नहीं हो पाएंगे। तो लेकिन आप ये तो मानते हो रास्ते ठीक होते हैं, खड्डे होते, ये मैं बात मानता हूँ, रास्ते ठीक होते हैं, ये तो बात मानते हो जी। तो रास्ते तो भारतीय जनता पार्टी बनाती है, वो तो मान रहे हैं, लेकिन सिवनी मालवा की बाईपास की रोड की बात की जाए तो 3 से 4 बार बनाया जा चुका है पिछले कुछ सालों में। तो क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है जो बार बार बनाना पड़ रहा है? इतनी जल्दी तो खराब नहीं होते होंगे। देखिए, सिवनी मालवा का बाईपास भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, बार बार बनाना पड़ रहा है, ये बात आपका कहना ठीक है, पर अभी भी बनने जा रहा है, ये भी आपका कहना ठीक है। भ्रष्टाचार आपको कुछ लगता है तो RTI और 181 मुख्यमंत्री में शिकायत आप कीजिए, मुझे कहीं से कहीं तो भ्रष्टाचार नहीं लग रहा है।
उसमें कोई टेक्निकल दिक्कतें हैं, टेक्निकल दिक्कतें आने वाले समय में उसको पूरा दुरुस्त करेंगे और उसका निराकरण करेंगे कि भविष्य में ये बाईपास की रोड खराब ना हो। आपकी पार्टी में इतने सारे उम्मीदवार हैं, सिवनी मालवा में तमाम प्रकार के नेता हैं, तो आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है जो पार्टी आपको टिकट देने पर विश्वास करे? हमारे पार्टी में कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई दावेदार नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा उम्मीदवार एक ही है, कमल का फूल, और उसी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और हम उसी को जिताने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणों से आपकी टिकट कटती है तो फिर चुनाव में आपकी भूमिका कैसी रहेगी? पार्टी जो जिम्मेदारी देंगे हम पूरा करेंगे और कमल के फूल को जिताएंगे। 35 से 40 हजार, अभी बोल रहा हूँ मैं, नोट करके रखिएगा, 35 से 40 हजार वोट से हम सिवनी मालवा विधानसभा जीतने जा रहे हैं। चलिए, बढ़िया है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि छल कपट करने वाली पार्टी कांग्रेस आपके पास आएगी तो उनके बातों में बिल्कुल ना आए। भारतीय जनता पार्टी को आपने जो आशीर्वाद दिया था 2003 से, आप शिवराज जी को तथा 2014 से मोदी जी को दे रहे हैं, ऐसी निरंतर आप हमें आशीर्वाद देते रहिए और भारतीय जनता पार्टी को अपने मत से, प्रचंड बहुमत से जिताइए। धन्यवाद। अब टिकट किसको मिलेगी और जनता किस पर विश्वास करेगी ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और अपने कीमती वक्त में से समय निकालकर हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा, हमने भाजपा नेता विशाल सिंह बघेल जी से बात की। इन्होंने हमारे सारे ही सवालों का बहुत ही अच्छे तरीके से और सटीक जवाब दिया। आगे फिर हम एक नए दावेदार के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एनबीटीवी देखते रहिए। धन्यवाद।